सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को एक ओलंपियाड का क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2014 से। तो 2014 से लेकर के 2020 तक, जब तक मैं रेजोनेंस में रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने हर साल डिस्कस किया है, क्योंकि हर साल बच्चों को इसमें डाउट होता था। और मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कंफ्यूज होते हैं वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में होते हैं। मतलब कि मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे तो इंट्यूशन से ही पता चल जाता था कि इस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा और इस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन वही है, इंट्यूशन एक तरीके का गॉड गिफ्ट होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि सबका इंट्यूशन सही काम करे। तो इस वजह से पहले आप एक निंजा टेक्निक समझो, जिसकी हेल्प से आप हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन एकदम सही बता पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो, तो फ्रिक्शन पहले, अच्छा पहली बात, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना। ये मैं बोलना भूल गया, सबने एक एक बार ट्राई भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जब यहाँ पर पैडलिंग की जाती है तो ऐसा पैडल मारने की वजह से यहाँ पर टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, वही टॉर्क यहाँ ट्रांसफ़र होता होगा पिछले वाले व्हील तक। तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क मान लेते हैं टाउ है। और अगर गाड़ी आगे जा रही है, साइकिल आगे जा रही है, तो ये जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा था फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानने की निंजा टेक्निक। ठीक है, तो जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको जानना है ना, तो आप क्या किया करो, जो सरफेस है ना उस पर ऐसा बोला करो, काश ये सरफेस स्मूथ होता। ठीक है, आप ये सोचो कि काश इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन ना होता। पहले आप ये इमेजिन करो। ठीक है, तो ज़रा सोचो, ये एक साइकिल है और अगर ये साइकिल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और अगर उस पर पेडलिंग की जाएगी, तो पेडल मारने की वजह से ये जो टॉर्क जनरेट हुआ है, उसकी वजह से ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको किधर मूव करना चाहिए? लेफ्ट में मूव करना चाहिए, है ना। तो जो इसका मूवमेंट होगा, या जो इसकी टेंडेंसी होगी मूवमेंट की, वो तो इधर ही होगी ना, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमने सोचा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, काश अगर ये स्मूथ होता, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेफ्ट में जाना चाहता। ठीक है, अब क्या है, बस रियलिटी में वापस आ जाओ। अब आप कह दो कि अरे भाई, असली में तो फ्रिक्शन है ना, अभी तो यहाँ पर फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन क्या होता है? जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो टेंडेंसी ऑफ मोशन को ही तो अपोज करता है ना। तो ये जो पार्टिकल था, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, इसकी टेंडेंसी लेफ्ट में जाने की थी। तो इसी टेंडेंसी को यहाँ पर फ्रिक्शन ने अपोज किया होगा और यहाँ जो फ्रिक्शन है वो ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया होगा। तो इस फ्रिक्शन को मैं F2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि व्हील नंबर 2 है इसलिए F2। तो ये टेक्निक होती है फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानने की। मतलब मैं तो कई जगह अप्लाई करता हूँ, हमेशा मेरा आंसर सही आता है। एक और डेमो दे के बताता हूँ, क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे। मान लो कि, एक मिनट, हाँ, ये फोटो के ऊपर लिखने लग गया था, एक मिनट, हाँ। तो मान लो कि ये कोई इंसान है, ये चल रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो ये इसका एक पीछे वाला पैर और ये इसका एक आगे वाला पैर जो इसने आगे रखा। ठीक है, अब दोनों पे मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानना है किधर होता होगा। तो यहाँ पर भी मैं वही सोचूंगा, यहाँ पर भी मैं वही सोचूंगा कि अगर मान लो ये सरफेस स्मूथ होता, अगर ये एक स्मूथ सरफेस होता, तो ये स्मूथ सरफेस में इसका ये जो टांग होती, इसकी इधर फिसलने की टेंडेंसी होती। ठीक है, पहले मैं क्या सोच लूँगा? पहले मैं सोच लूँगा काश कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो उसका पैर है ना वो इधर फिसलना चाहता। फिर मैं वापस आ जाऊँगा रियलिटी में, बोलूँगा अरे ओ तेरी, यहाँ तो फ्रिक्शन है ना। मैं कहूँगा ओ तेरी, यहाँ तो फ्रिक्शन है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो इसके पैर के फिसलने की टेंडेंसी को अपोज करेगा, है ना। टेंडेंसी राइट में थी तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा और फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट पे लग जाएगा। तो ऐसे करके अपन फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं।
तो मान के चलते ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ कि टॉर्क की वजह से जो व्हील था वो क्लॉकवाइज घूमना चाहता, उस वजह से ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये पीछे जाना चाहता, मतलब लेफ्ट में जाना चाहता, और अगर ये लेफ्ट में जाने की टेंडेंसी रखता तो इस पर जो फ्रिक्शन है वो राइट में लगता। ठीक, तो ऐसे मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चला पीछे वाले पहिए में। ठीक है, जहाँ पर पेडलिंग से पावर आता है। वैसे आगे वाले व्हील के बारे में भी सोच सकते हो सेम टेक्निक फॉलो करके। ठीक है, देखो फिर से सोचते हैं, काश यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ये काश है, हाँ, थॉट एक्सपेरिमेंट है, असली में नहीं है ऐसा। तो फिर से मैंने सोचा कि काश यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। तो अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो मेटल फ्रेम है, ये मेटल फ्रेम दिख रहा होगा, तो इस मेटल फ्रेम से जो हिंज फोर्स आता वो कुछ ऐसा आता। मेटल फ्रेम होता है, वो जो व्हील होता है उसके एक्सल में फिक्स्ड होता है, उनके बीच में कुछ फोर्स होता होगा, तो फोर्स ऐसा होता। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते, Fx और Fy। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये जो फोर्सेस हैं Fx और Fy, इनका जो टॉर्क होता सेंटर के अबाउट वो कितना होता, 0। ठीक है, तो टॉर्क तो हो गया 0, मतलब यहाँ पर घूमने की तो कोई टेंडेंसी है ही नहीं, है ना। अगर मैं इस व्हील की बात करूं, ये पूरा डिस्कशन मैं कब का कर रहा हूं, जब फ्रिक्शन नहीं होता तब का। काश अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। ठीक, तो जो फोर्स होता वो तो सेंटर से ही पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क होता 0, तो ओमेगा भी क्या होता, 0। मतलब कि इस व्हील की घूमने की टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन व्हील पे फोर्स तो है ना, व्हील पे Fx तो है ना, तो इस वजह से इसके पास ट्रांसलेशन की टेंडेंसी तो होती ना। रोटेशन की कोई टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन ट्रांसलेशन की टेंडेंसी होती। और अगर ट्रांसलेशन की टेंडेंसी होती, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मतलब कि प्योर ट्रांसलेशन तो जो प्योर ट्रांसलेशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट्स सेम वेलोसिटी फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर यहां पर प्योर ट्रांसलेशन की टेंडेंसी होती, जो लोएस्ट पॉइंट होता उसकी टेंडेंसी भी होती राइट में जाने की, ड्यू टू Fx। अगर यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट की, इस व्हील की टेंडेंसी होती प्योर ट्रांसलेशन की। प्योर ट्रांसलेशन मतलब इसका सेंटर अगर राइट में जाना चाहता है तो सारे पॉइंट्स राइट में ही जाना चाहते। ठीक है, तो फिर से सोच लो, जो लोवेस्ट पॉइंट होता वो भी राइट में फिसलना चाहता। तो इस वजह से यहां पर अगर फ्रिक्शन होता तो वो फ्रिक्शन इधर लगता। लो मिट ही गया, वो फ्रिक्शन इधर लगता। तो ऐसे हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसमें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में FBD ही पूछा गया है ना। तो FBD बना देता हूं अलग से। ये डायग्राम कौन बनाए दोबारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी चीटिंग करेंगे। ये लो डायग्राम बन गया अपना। तो इसका FBD ये रहा। FBD के नाम पे कुछ नहीं होगा, एक तो यहाँ से नॉर्मल आता होगा, एक नॉर्मल यहाँ से N2, एक नॉर्मल यहाँ से N1। फ्रिक्शन ऑलरेडी मैंने समझा दिया, यहाँ F2 होता होगा, यहाँ पर F1 होता होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक टॉर्क प्रेजेंट है, टाउ। ठीक, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और दुनिया भर के फोर्स होते होंगे ये एक्सल वाले, वो मैं नहीं दिखा रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स दिखाए हैं। तो ये इसका ऑलमोस्ट FBD बन गया। ठीक है, तो ए पार्ट उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बी काम का है। बी में हमसे क्या पूछा गया है, बी में हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है। देखो, जो पहला वाला व्हील है, फर्स्ट व्हील, तो जो फर्स्ट व्हील है उस पर मैं यूज करने जा रहा हूं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू I अल्फा। ठीक है, तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, व्हील का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ और सिर्फ F1 का टॉर्क होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा F1R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। और क्योंकि यहाँ पर प्योर रोलिंग है, इस वजह से अल्फा की जगह पर मैं A/R लिख सकता हूँ।
फ्रिक्शन का जो टॉर्क होता होगा व्हील के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज होता होगा, इस वजह से मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए, और अल्फा भी क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कट जाता होगा, इस वजह से मैंने माइनस नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे F1 पता चला जो कि है IA/r², इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा, मैं पूरा का पूरा जो ये बाइसिकल और ये इसके ऊपर जो इंसान इसके डंडे के ऊपर बैठ के साइकिल चला रहा है, इस पूरे सिस्टम पर मैंने F=ma लगाया। ठीक है, तो F=ma लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, देखो यही लिखूंगा, F2 - F1 = ma, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और तीसरा इक्वेशन जो आएगा वो सेकंड वाले व्हील पर टॉर्क =I α लगा करके आ जाना चाहिए। तो जो दूसरा व्हील होता होगा इस पे लिखूंगा, देखो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास =I α। ठीक, तो इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, अब जो मैं लिखूंगा प्रॉपर साइन के साथ लिख रहा हूं, तो ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं सॉरी, ये पेडलिंग की वजह से टॉर्क आया है, क्लॉकवाइज है इसलिए -τ। ठीक है, फिर F2 का टॉर्क आएगा जो कि F2R होगा। ठीक, देन =I, और अल्फ़ा की जगह फिर से वही -a/r, अल्फ़ा फिर माइनस लगा दिया क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इसका। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, τ/r -F2 = IA/r²। तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हमको, 1, 2 और 3 को ऐड कर देना है तो अपना बी पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं 1 + 2 + 3। तो 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो देखो F1 से F1 कटेगा, F2 से F2 कटेगा, LHS में सिर्फ और सिर्फ τ/r बचेगा, और RHS में क्या हो जाएगा, RHS में हो जाएगा a कॉमन, देन m + 2I/r²। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, दोनों तरफ सोच रहा हूँ मैं r² मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा τr / mr² + 2I। आंसर सीधे लास्ट में चेक करेंगे, मुझे लगता है सही ही रहेगा आंसर, है ना, कि क्वेश्चन कुछ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना बच्चों ने इसको बना दिया या मान के बैठे। तो ये इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक, फिर आते हैं, सॉरी ए नहीं, ए और बी दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, अब इसके सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में कहता है कि मान लो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो r हाइट पे है, और दोनों व्हील्स का जो डिस्टेंस है, दोनों व्हील्स के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 2r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ड्रॉ करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। फिर से मैं चीटिंग करूंगा ड्राइंग करने के लिए। यहाँ बनाए इसको थोड़ा। ये क्या हुआ, 1 मिनट। हाँ, इतनी देर में तो डायग्राम ही बन जाता। तो ये अपन सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सी पार्ट में ये बोला जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है, अगेन ये जो राइडर डंडे पे बैठ के साइकिल चला रहा है, मुझे ये सोच के हंसी आ रही है बहुत ज़ोर से। तो ये बाइसिकल और ये जो राइडर है, क्वेश्चन कहता है इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ मान लो। अब पता नहीं कैसे आया इतना नीचे सेंटर ऑफ मास, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना नीचे सेंटर ऑफ मास होगा। इनका जो सेंटर ऑफ मास है कहीं यहाँ होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो मैंने मान लिया। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास हुआ, यहाँ नीचे mg लगता होगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2r है, और ये डिस्टेंस भी 2r है। बाकी फ्रिक्शन बना दिए, F2 बना दिया और F1 बना दिया। क्वेश्चन ने एक और बात कही है यहाँ पे, वो ये है कि नेगलेक्ट करना है अपन को I/r² विथ रेस्पेक्ट टू मास, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो कि I/r² को m के रेस्पेक्ट में अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इतने अजम्पशन के बेसिस पे हमको एक्सेलरेशन का फिर से फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो देखो जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी हमारे पास, वो क्या आई थी? वो आई थी F1 इज इक्वल टू IA बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 जो आई थी ऊपर, अभी अभी हमने सॉल्व किया था ये वाली इक्वेशन। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि I बाय आर स्क्वायर को तो हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, है ना। तो जब अब हम I बाय आर स्क्वायर को ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से F1 ही तो नेग्लेक्ट हो गया ना पूरा का पूरा। भाई ये जो फैक्टर है I बाय आर स्क्वायर, इसको तो नेग्लेक्ट करना है, तो ये जो F1 है ये नेग्लेक्ट ही हो गया। F1 हुआ नेग्लेक्ट, तो अब जो मैं यूज करूंगा F इक्वल टू एम ए, है ना, जो मैं F नेट इक्वल टू एम ए लगाऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ F2 आएगा। ठीक है, और क्योंकि मुझसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा गया है, इस वजह से जो F2 है वो भी क्या हो जाता होगा? मैक्सिमम हो जाता होगा। ठीक है, तो इस वजह से F2 की जगह पर मैं म्यू N2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो F2 की जगह मैंने म्यू N2 लिखा और ये आया ए मैक्स कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक, अब यहां पर ना हमने ये जो किया ना, F1 को नेग्लेक्ट किया, ये एक्चुअली एक अप्रोक्सीमेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि F1 0 ही कर दिया तुमने ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। फ्रिक्शन यहां पर होता होगा, F1 जरूर होता होगा। ये व्हील ही थोड़ी ना मार रहा है कि चक्का उठा दिया आगे का, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे। ये जो आगे वाला व्हील है ये भी तो रोटेट करता ही होगा ना, और इसको रोटेट कौन कराता होगा? इसको रोटेट F1 कराता होगा, है ना। तो F1 यहाँ पर जो F1 है वो यहाँ पर 0 नहीं हुआ है ना, उसको हमने नेग्लेक्ट किया है, वो एक अप्रॉक्सीमेशन है। F1 का कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू रहा होगा, ये बोलना जरूरी है। नहीं तो कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा कहेगा सर F1 0 है तो चलो N1 भी 0 कर देता हूँ, और N1 0 मतलब पूरा का पूरा जो mg है वो N2 ने संभाल लिया, फिर वो N2 को यहाँ ला के रख देगा और फिर बोलेगा आंसर मैच नहीं कर रहा, है ना। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। F1 का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, वो बस एक अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक, अब यहां पर मुझे प्रोसीड करने के लिए N2 चाहिए होगा, तो N2 कैसे पता लगेगा? तो बहुत ही आसान है। N2 पता करने के लिए या तो आप इसके अबाउट टॉर्क लिख दो, या तो आप सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख दो, या फिर ये जो राइट वाला व्हील है इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख दो। किसी के अबाउट भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं ये जो पिछला वाला पहिया है उसके सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखने जा रहा हूं, इसको मैं ए बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं क्या? टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई अल्फा प्लस आई अल्फा। ये कैसे हुआ? सिंपल है, नेट टॉर्क लिखा मैंने सिस्टम के अबाउट, इज इक्वल टू आई अल्फा होना चाहिए। आई अल्फा 2 बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 2 व्हील है। ठीक, अब अगेन आई वाला जो पार्ट है वो तो हमको नेग्लेक्ट करना है ना, तो फिर से जो टॉर्क होता होगा ए के अबाउट उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ? 0। ठीक, अब ए के अबाउट क्या क्या टॉर्क आएंगे फिर से सोचो। ए के अबाउट एक तो F2 का टॉर्क आता होगा। ठीक, तो लिखा F2R। ए के अबाउट N2 का टॉर्क क्या हो जाता होगा? 0, क्योंकि ए से ही पास कर गया। ठीक है, ए के अबाउट N1 का टॉर्क आता होगा, है ना। ए के अबाउट N1 का टॉर्क भी आता होगा, जो कितना होता होगा? N1 इंटू 4R, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है पूरा? 4R। डायरेक्शन पे ध्यान देते रहेंगे, हाँ सही लिख रहे हैं। एंड F2 का भी एंटी क्लॉकवाइज था, N1 का भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो F2 का हो गया, N1 का हो गया। अब F1 का टॉर्क माइनस F1R। F1 का टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज, ए के अबाउट। ठीक है, ए के अबाउट ही पेडलिंग वाला टॉर्क नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाला इक्वेशन है वो हमने पूरे सिस्टम पे लगाया है, और जब मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं तो वो जो पेडलिंग वाला टॉर्क है ना वो इंटरनल टॉर्क हुआ।
तो इंटरनल चीज़ें थोड़ी लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें लिखते हैं। तो इस वजह से पेडलिंग वाला टॉर्क यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पेडल किसने मारा, ये राइडर ने जो कि डंडे पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डंडे पे बैठा हुआ राइडर है और ये जो साइकिल है, ये तो पूरा एक सिस्टम है ना। तो इस राइडर ने साइकिल पर जो भी फोर्स लगाया, जो भी टॉर्क लगाया, सब इंटरनल है, तो वो हमको यहाँ पर नहीं लिखना। देन फिर ये जो mg होता होगा, इस mg का भी एक टॉर्क आता होगा। कितना आता होगा mg का टॉर्क, माइनस mg/r। तो ये अपन ने टोटल टॉर्क लिख लिया और ये क्या होना चाहिए, 0, ठीक। उसके बाद जो F1 हुआ करता था उसको तो हमने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये टर्म गया। F2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 की जगह मैं μ/n2 लिख सकता हूँ, ठीक। r कैंसल हो गया, तो ये कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब यहाँ से मैं n1 को एलिमिनेट करूँगा। कैसे एलिमिनेट करूँगा, सिंपल है, n1 और n2 जो होते होंगे इन्हीं ने मिलकर के तो mg को संभाला होगा ना। नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस 0 की बात कर रहा हूँ। n1 n2 मिलकर के mg को संभालते होंगे, तो यहाँ से n2 या n1 की बात करूँ तो n1 क्या लिख सकता हूँ, mg माइनस n2, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये n1 का वैल्यू मैंने रख दिया, तो बना μn2 प्लस 4 टाइम्स mg माइनस n2 माइनस 2mg इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा μn2 प्लस 2mg माइनस 4n2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे n2 मिल जाएगा, कितना मिलेगा n2 मिलेगा मुझे 2mg/4 माइनस म्यू। तो ये n2 मिला। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो n2 आ चुका है इसको यहाँ पे रखना है और यहाँ से हमको a मिल जाएगा। तो वैल्यू रखता हूँ, म्यू n2 कितना है, 2mg डिवाइडेड बाय 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू ma। अब m से m गया, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो तो बनेगा μg/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस μ/4 इक्वल टू a। तो ये अपना जो c पार्ट है उसका आंसर भी आ गया, ठीक है। फिर d जो है वो तो बहुत ही आसान है, कहता है कि जो c में आया है उसी में म्यू बराबर 1 रख दो, तो रख देते हैं। अगर म्यू इक्वल टू 1 रखूँगा तो a कितना मिलेगा, g/2/3/4 मतलब कि 2g/3, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है वैसे सही होगा। क्या क्या आंसर आए अपने, चलो पहला आंसर क्या है, टाउ r बाय mr स्क्वायर प्लस 2y। ये देखो आंसर्स, रुको हाँ एक बार आंसर ही निकाल लेता हूँ वहाँ पे, कौन बार बार स्लाइड को स्विच करे। तो पहला आंसर है टाउ r बाय mr स्क्वायर प्लस 2y। चलो ठीक है, पहला तो सही है। फिर अगला आंसर जो है अपना μg/2 बाय 1 माइनस μ/4, ये भी सही है। और तीसरा कितना है, 2g/3, ठीक है। तो मान के चलते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।